नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां पर हम इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग नोट्स को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपना जो पॉलिटी का नोट्स है वो यूट्यूब पे डाल चुका हूं और आप लोगों की डिमांड थी कि सर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपने जो ज्योग्राफी का नोट्स बनाया है उसको भी हम लोगों के सामने रखे। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने ज्योग्राफी के नोट्स को भी आप लोगों के सामने रखने का विचार किया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी किए हुए और पहले टॉपिक से प्रारंभ करते हैं जो मेरा ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स है उसको देखते हैं। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स के पहले टॉपिक में भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि भारत की जो विस्तार है, जो आकृति है वो कैसी है। देखिए, जो भारत की आकृति है वो कैसी है या विस्तार कैसा है, तो चतुष्कोणीय। ठीक है, आप इस प्रकार से देख रहे होंगे कि जो भारत का विस्तार है ये कहीं ना कहीं इस रूप में है और इसीलिए जो भारत का विस्तार है वो चतुष्कोणीय विस्तार के नाम से जाना जाता है कि भारत चतुष्कोणीय विस्तार के अंतर्गत आता है। अब दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। यदि हम विश्व के मैप में देखें तो भारत कहाँ पर है ये भी प्रश्न पूछता है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ पर है ये प्रश्न बनता है। अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत जो आपका है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध कैसे, जैसे आप यहाँ पर पृथ्वी की आकृति को देख रहे होंगे और उसके बाद देख रहे होंगे कि ये है आपका विषुवत रेखा। ठीक है, और विषुवत रेखा को काटती हुई जो ध्रुवों को मिलाती हुई रेखा है यहाँ पर खींची गई है और ये निर्धारित करती है इस साइड पूरब और इस तरफ पश्चिम। और भारत कहाँ पर है आपका, भारत आपका यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा मैंने मैप बना रखा है भारत का। अब भारत कहाँ है, भारत विषुवत रेखा के ऊपर है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि भारत कहाँ है, विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर है तो भारत कहाँ हो गया, उत्तरी अक्षांश में हो गया। ठीक है, और एक बात कि जो ये रेखा सीधी खींची गई है इसके किस तरफ है, पूरब है मतलब इधर या पश्चिम है। तो आप देख रहे हैं कि जो भारत है वो कहाँ है, पूर्व में है। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या हो गई, इस हिसाब से भारत की स्थिति हो गई इस गोलार्ध में, इस क्षेत्र में, और इसको क्या कहा गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ठीक है, ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। और कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप लोग जानते हैं कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों, क्योंकि जब किसी देश की स्थिति पूछी जाती है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को ध्यान में रखकर नहीं कि भारत का उत्तरी बिंदु ये है, दक्षिणी बिंदु ये है, इसको ध्यान में कहेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है। ऐसा नहीं है। आपको पहले भी हम यहाँ इस आकृति में बताए थे कि भारत उत्तर पूर्व में है। उत्तर का मतलब ये है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस बात को आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया ये बताओ, यदि द्वीपों सहित भारत का विस्तार देखा जाए तो द्वीपों सहित जो भारत का विस्तार है वो तो ग्रेट निकोबार पे है, तो वो कितना है। तो आप जो ग्रेट निकोबार देखते हैं यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, कौन सा, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ पर अवस्थित है, ग्रेट निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट है ना वो कहाँ अवस्थित है, ग्रेट निकोबार चैन द्वीप पर अवस्थित है और इसे ही पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इस बात को याद रखिए, क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहाँ है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। अब इसको देख लेते हैं। जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, वो कितना है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि भारत किस देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। आकृति बनाए थे, देखा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि प्रश्न ऐसे बजा देता है। प्रश्न क्या करता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। आप इसको कहेंगे गुजरात कहाँ है, पश्चिम में है, तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर, बस यही गलत हो गया। इसी बात को आपको समझना है, जब किसी भी देश की यथास्थिति पूछी जाती है तो वो मैप, जो वर्ल्ड का मैप होता है उसके आधार पर पूछी जाती है। मतलब ये कि भारत किधर अवस्थित है, पूर्वी देशांतर में, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी ही रहेगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसके बाद आ जाइए, एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। जो अक्षांश हैं वो कितने हैं और देशांतर कितने हैं। तो अक्षांश कितना है 29.2 और देशांतर 29.10 देशांतर भारत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। अब भारत की बात की जा रही है, अभी तक क्या था कि विश्व में भारत की बात की जा रही थी, लेकिन अब भारत की बात की जा रही है कि भारत में सबसे उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी कौन है। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और कहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर जब हम लोग दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का जो स्थल पर दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन है, कन्याकुमारी, ठीक है, ये मुख्य भूमि पर है। लेकिन जब हम लोग बात करना शुरू करेंगे कि भैया द्वीपों पर, द्वीपों सहित जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कौन है, तो कौन, इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ है, ग्रेट निकोबार पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कहाँ पर है। तो पूर्वी बिंदु सबसे जो है वो कहाँ पर है, आपके गुजरात राज्य में। और कौन सा स्थान है, गौरी मोता, कहीं कहीं पर गुहार मोता भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सर क्रीक लिखा रहता है और कहीं कहीं पर नारायण झील भी लिखा रहता है। देखिए अब वो समय गया कि आप गौरी मोता या गुहार मोता याद कर लीजिए और उसके आधार पर जाइए और आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा कि गौरी मोता या गुहार मोता नहीं आता तो सर क्रीक या नारायण झील भी पूछ सकता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, सॉरी पश्चिमी बिंदु कौन है, माफ़ी चाहूँगा, अभी तक मैं पूर्वी कह रहा था, पश्चिमी बिंदु कौन है। तो गौरी मोता या गुहार मोता, सर क्रीक या नारायण झील, ठीक है। मैं वर्ल्ड के मैप के ही आधार पर इसको बताने लगा था, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पश्चिमी बिंदु, ठीक है। अब वहीं पर यदि हम बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, तो वो है किबुथु, ठीक है। और ये किबुथु जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में है और क्या नाम है उसका, किबुथु नाम है। तो सबसे पूर्वी किबुथु हो गया, सबसे पश्चिमी गौरी मोता या गुहार मोता हो गया, सबसे उत्तरी इंदिरा काल हो गया, सबसे दक्षिणी यदि मुख्य भूमि पर पूछा जाए तो जो केप कमोरिन है, ठीक है, कन्याकुमारी, वो हो गया। और यदि द्वीपों सहित पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि भैया जो भारत की लंबाई चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर है, ठीक है। भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है, आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कितने किलोमीटर, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। वहीं पर यदि चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। अब एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर से उठता होगा कि भैया ये बताइए, जब लंबाई 3214 किलोमीटर है, चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, तो चौड़ाई तो कम है, लेकिन जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने यहाँ पर बताया तो लगभग सिमिलरिटी कैसे हो गई, ये कैसे हो गया भैया। यहाँ पर तो 3214 किलोमीटर है, यहाँ 2933 किलोमीटर है, तो सिमिलरिटी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कैसे हो गए। तो आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जब कोई, ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, जब कोई इस पे अक्षांश रेखा होता है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, कोई भी अक्षांश, तो उसके बीच के दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। उसमें समथिंग कहीं पर 111.11 मिलेगा, कहीं पर 111.13 मिलेगा, तो 111 किलोमीटर मोटी मोटा होता है, ठीक है। लेकिन जब इसी गोलार्ध पे, जब इसी गोले में देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार ऐसे नहीं होता सीधे सीधे ना, ठीक है। देशांतरीय विस्तार कैसे होगा कि ये पृथ्वी है, देशांतरीय विस्तार इस तरीके से होता है, ठीक है। अर्थात क्या है कि जब आप विषुवत रेखा पर जाएंगे तो देशांतरीय विस्तार के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, लगभग 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाएंगे, यहाँ ध्रुवों पर देशांतरीय विस्तार के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि भारत कहाँ पर अवस्थित है, भारत अवस्थित है भैया आपके कर्क रेखा पर, ठीक है। अब कर्क रेखा कहाँ है, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार के बीच दूरी रहेगी वो 111 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर
वो क्या हो जाएगा, 70 से 80 किलोमीटर हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि 2933 किलोमीटर के देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत आपका जो देशांतरीय विस्तार आ जाता है वो 29.10 आता है, जबकि 3214 किलोमीटर का जो अक्षांशीय विस्तार आता है वो 29.2 आता है। अब आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई आप जान गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो भारत है इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका 2.4% है, ठीक है, कितना, 2.4% है। और यदि जनसंख्या की बात की जाए कि भैया जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो वो लगभग है 17.5%, ठीक है, 17.5%। और ये जो जनसंख्या मैं बता रहा हूँ ये जनगणना 2011 के आधार पर है। वर्तमान समय में प्रतिशत हो सकता है कि 18% हो जाए, लेकिन जनगणना 2011 के आधार पर 17.5% है और नई जनगणना हुई भी नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि भाई भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन है, ठीक है। तो 7वां देश है, 2.4% जनसंख्या रखता है। और इसके साथ एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, और उनका क्रम क्या है। तो एक ट्रिक है उसके लिए, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, रुक चीन अब आ भारत, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रूस से रूस हो गया, का से आपका कनाडा हो गया, चीन से चीन हो गया, ठीक है, आ से अमेरिका हो गया, ठीक है, फिर बा से ब्राज़ील हो गया, फिर बड़ा आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका भारत तो है ही। लेकिन एक बात याद रखनी है, रुक चीन अब आ भारत, ये जो ट्रिक बना हुआ है, ठीक है, ये तो मतलब क्या है कि थोड़ी सरलता के लिए बना है। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि चीन जो है ये तीसरे नंबर पर नहीं आता। ये ट्रिक के हिसाब से तो तीसरा नंबर है, लेकिन चीन आता है आपके चौथे नंबर पर और अमेरिका आता है आपके तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो पहला कौन है, रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये ट्रिक के हिसाब से रुक चीन अब आ भारत उसके आधार पर लिखा गया है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा और ट्रिक यूज करते हुए भी इस बात को याद रखिएगा कि रुक चीन अब आ भारत, ऐसा ना कहिएगा कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इस बात को याद रखिएगा कि रूस, कनाडा के बाद अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा मैं टाइम लूँगा लेकिन आपको चीज़ें एकदम से याद करा दूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के निकल जाओ, पढ़ना होता तो मैं पढ़ लेता, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब सोचेंगे यार याद कैसे करें, और याद करना क्या ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो याद करना जरूरी है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मुझे ऐसे याद है, ठीक है। आप भी एक दो बार जब इसको देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस टॉपिक में बस इतने ही मैटर हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो है कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। अब कर्क रेखा मानक समय रेखा से बहुत प्रश्न पूछते हैं और आप कहेंगे सर हमको तो याद भी है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा जो शायद याद होंगे आपको, ठीक है, लेकिन अधिकांश लोगों को वो चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है। जैसे कर्क रेखा को हम लोग देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है वो भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो सब जानते हैं। और ट्रिक भी याद है कि मित्र पे गमछा झार, ठीक है। उस आधार पर आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं कर्क रेखा पर, ठीक है। अब बात ये पड़ती है, यदि आपसे सीक्वेंस पूछ ले कि भैया ये बताओ सीक्वेंस कैसा है, पूछ ले गुजरात से लेकर मिजोरम तक, तब तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो उसको भी याद रखे रहिए, ठीक है। ये नहीं कि मित्र पे गमछा जा रहा हो, कभी पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि पूरब से पश्चिम या तो पश्चिम से पूरब, इनका सीक्वेंस बता दो। 4-5 का सीक्वेंस पूछ लिया, आप तो भूल ही गए, आप तो मित्र पे गमछा ही झाड़ रहे हैं, ठीक है, काम खत्म हो गया आपका। तो उसके लिए आप स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिए। पहला कौन है, गुजरात। दूसरा कौन आपका आ जाता है, राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पाँचवां झारखंड। छठा पश्चिम बंगाल। सातवां त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम है। ये तो हो गया। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि भैया ये बताओ कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के सबसे निकटतम अवस्थित है अन्य राज्यों की राजधानी की तुलना में। एक प्रश्न और बन सकता है और बनता भी है कि कौन सा ऐसा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है जिसकी राजधानी सबसे दूर है। तो भैया वो आपका राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों की जितनी भी राजधानियां हैं उनमें सबसे दूर है। तो कौन, राजस्थान।
एक प्रश्न और बनता है, प्रश्न बना भी है, ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। प्रश्न ये पूछता है कि कर्क रेखा पर अवस्थित वो कौन से राज्य हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। मतलब ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रहा है, इसके उत्तर में अवस्थित है। कौन से? तो भैया आपका हो गया राजस्थान, यहाँ पर हो गया त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर राजधानी जयपुर, अगरतला और आइजोल, ये 3 राजधानियाँ ऐसी हैं जो कर्क रेखा से ऊपर, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं। अब एक पॉइंट और बनता है कि ये बताइए कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे न्यूनतम किस राज्य में है? तो आपके राजस्थान राज्य में, ठीक है, और सबसे अधिकतम तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिकतम लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हो गया कर्क रेखा से संबंधित जितने भी मैटर थे। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, ये पॉइंट छूटा था, इसको भी बता दिए। अब इसके बाद देख लेते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 82.5 अंश देशांतर पर अवस्थित है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, अब एक बात ये फंसता है कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, क्या और कुछ बातें हैं जो बताने योग्य हैं? तो 5 राज्य सामान्यतः आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन एक बात और है कि जो आपकी मानक समय रेखा और जो कर्क रेखा है वो एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं और किस स्थान पर काटते हैं? तो वो काटते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर काटते हैं? तो आप कहेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ में कहाँ काटेंगे? अंबिकापुर में काटेंगे। और कहेंगे कि कोई कहेगा कि अंबिकापुर में नहीं काटेगा, तो आप कहिए भैया सूरजपुर में कटवा लीजिए। ठीक है, मतलब ये 2 नाम आप याद रखिए, कहाँ, या तो अंबिकापुर ऑप्शन में रहेगा या तो सूरजपुर, दोनों में से दोनों आप याद कर ही लीजिए, कोई एक आएगा। नहीं तो आप अंबिकापुर याद करके जाएंगे तो पता चला सूरजपुर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो पॉइंट देख लेते हैं, एक पॉइंट और यहीं पर आपको बता देते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, इसके पूर्वी और पश्चिमी, जैसे भारत की मानक समय रेखा बीचों बीच से क्यों निर्धारित की गई? ये जानते होंगे कि समय की स्थिरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, और जब सबसे पश्चिमी गुजरात में गुहार मोता या गौरी मोता, इनके बीच में जैसे सूर्य यहाँ पर उत्तरायण हो रहा है, ठीक है, तो भैया यहाँ से यहाँ सूर्य की किरणों को पहुँचने में 2 घंटे समय लगता है, 2 घंटे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि जो भारतीय मानक समय रेखा बीचों बीच से लाई गई, ठीक है, यहाँ से। अब एक प्रश्न और बनता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा वो 82.5 का है, 82 नहीं कर दिए, 82.5 करने की क्या जरूरत थी? तो क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि जब भी आप मानक समय रेखा को निर्धारित करेंगे तो 7.5 के गुणज में करेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा कि 7.5 के गुणज को अपनाना पड़ता है, इसलिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश पर आकर हुआ। नहीं, भारत 82 या 84 भी कर सकता था या 83 कर सकता था। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि सूर्य को 1 अंश पार करने में 4 मिनट लगता है। सूर्य की किरणें अपने स्थान से 18 अक्षांश आगे तक चमकती हैं। ठीक है, मतलब सूर्य जहाँ पर लंबवत चमक रहा है, जहाँ पर उसकी सीधी रेखा है, वहाँ से 18 अक्षांश आगे तक भी चमक सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। ठीक है, तटीय राज्य कौन कौन से हैं और समुद्री सीमा कैसी है, ये तीसरा टॉपिक है आज के वीडियो का। ठीक, और ये अंतिम टॉपिक भी है। तो तटीय राज्यों को हम लोग पहले देख लेते हैं, और उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आप प्रायद्वीप देख सकते हैं कि जब कोई स्थलखंड 3 तरफ से जल से घिरा होता है, ठीक है, जब कोई स्थलखंड तीनों तरफ से जल से घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप, और खाड़ी जब कोई जल का भाग, यहाँ जल का भाग है और 3 तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है तो उस जल वाले भाग को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल का खाड़ी। ठीक है, अब आ जाइए भारत में कौन कौन से तटीय राज्य हैं उनको देख लेते हैं और उनका क्रम क्या है इसको भी जान लेते हैं, और तटीय राज्यों को अन्य किन नामों से जाना जाता है इसको जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इत्मीनान से देखिए, बस चीज़ें याद हो जाएंगी, भटकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। पहला है भैया आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा आपका गोवा आ जाता है, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर 8वां जो है आपका उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। कहेंगे सर आप तो 1 4 7 5 लिखे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए क्या है कि ये जो इनकी तटीय लंबाई है उस आधार पर लिखा गया है। देखिए गुजरात की जो तटीय लंबाई है वो सर्वाधिक है, इसीलिए इसको पहले नंबर पर लिखा गया है। गुजरात की सर्वाधिक तटीय लंबाई है। उसके बाद दूसरा नंबर कौन आता है जो सबसे लंबा तट रखता है? वो है आपका आंध्र प्रदेश।
ठीक है। अब वो समय गया कि गुजरात रट लिए काम चल जाएगा, सीक्वेंस पूछ लेता है। पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है और चौथे पे महाराष्ट्र है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। वहीं पाँचवें पर केरल, छठे पे उड़ीसा, सातवें पे कर्नाटक, आठवें पे पश्चिम बंगाल और 9वें स्थान पर गोवा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि गुजरात के तट को किस नाम से जानते हैं। तो गुजरात के तट को जानते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ा तट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सौराष्ट्र या काठियावाड़ा तट के नाम से गुजरात के तट को हम लोग जानते हैं। ठीक है। और एक बात और, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, देख लीजिए मैप में स्पष्ट रूप से। और खंबात की खाड़ी कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, ये ना कि कच्छ की खाड़ी खंबात की खाड़ी यक्कन मिला दो, ऐसा मत करिएगा। कच्छ की खाड़ी देख लीजिए और खंबात की खाड़ी कहाँ है, इस बात को भी स्पष्ट। इसीलिए कहते हैं ज्योग्राफी जब पढ़ो मैप से पढ़ो, दिमाग में सब बैठा रहेगा। तो गुजरात के तट को सौराष्ट्र या काठियावाड़ा तट कहते हैं। वहीं पर महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहेंगे? कोंकण तट। वहीं पर कर्नाटक तट को क्या कहेंगे? कनारा तट। और केरल तट को मालाबार तट कहेंगे। ये तो बात आप जानते ही होंगे। वहीं पर गुजरात का जो तट है, माफी चाहेंगे, तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहेंगे, जबकि आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार और उड़ीसा तट को उत्कल तट, वहीं पर पश्चिम बंगाल के तट को वेंगा तट कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, प्रश्न बहुत पूछते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट हम आप लोग को बता दें कि जो भारतीय प्रायद्वीप है इसका निर्धारण किस अक्षांश से किया गया। तो 22 डिग्री अक्षांश के नीचे का भाग प्रायद्वीपीय भारत है, ये निर्धारण किया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा निर्धारित किया गया है कि 22 जो अक्षांश है उसके नीचे का भाग क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो तटीय सीमा है वो कितनी है। तटीय सीमा यदि मुख्य भूमि की बात की जाए 6100 किलोमीटर है। वहीं पर द्वीपों सहित बात किया जाए तो 7516 या 7516 आप याद रख सकते हैं। तो तटीय सीमा मुख्य भूमि, ठीक है, मतलब यही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, ठीक है, इन सबको जो मिलाकर तटीय सीमा होती है वो 6100 किलोमीटर होती है। और जब द्वीपों सहित मिला लीजिए, ठीक है, अंडमान निकोबार को मिला लेंगे और जो द्वीप है उनको मिला लेंगे, तब वही लंबाई कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसी से संबंधित है कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला कौन है? पश्चिमी तट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ये पूर्वी तट की बात होती है। पश्चिमी तट पर कौन है? पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे केरल, चौथे कर्नाटक और पांचवें गोवा। ये सिविल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात और जान लेते हैं कि भैया ये बताइए कि लैंड लॉक मतलब जो चारों तरफ भूमि से आबद्ध हैं वो कितने राज्य हैं भारत में? ठीक है, तो कौन कौन है भैया? आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, तेलंगाना, ये सब लैंड लॉक है। अब कहोगे भैया उत्तर प्रदेश भी लैंड लॉक, भैया वो तो है ही, उसमें क्या है? ठीक है, लेकिन वो अन्य देशों से सीमा साझा करता है। हालांकि लैंड लॉक जो है वो कहीं ना कहीं समुद्री सीमा से संबंध स्थापित ना करने की बात करता है। ठीक, अब इसके बाद एक पॉइंट और है आज के वीडियो में, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, इस बात को देखिए। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आता है। वहीं पर दक्षिण एशिया में क्या होता है? एक देश बढ़ जाता है, कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान बढ़ जाता है और कितने देश हो जाते हैं? 8। दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। वहीं पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अफगानिस्तान को नहीं रखा जाता, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आप जो मेरा पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स का वीडियो है उसको नहीं देखें तो आप इस वीडियो को देखने के उपरांत आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर पॉलिटी शॉर्ट नोट्स में डाला हूँ अपना स्वयं का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।